अच्छा, आज अपन कंटिन्यू करते हैं जो इससे पहले वाले सेशन में हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं CS301 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं एक तो डेटा के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को बता दिया है कि जो डेटा पे जो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म होने होते हैं, जैसे डेटा को इंसर्ट करने का, ठीक है, डेटा को किस तरीके से इंसर्ट करना होता है, और फिर डेटा पे जैसे मॉडिफिकेशन करना है, और फिर फाइनल जो ऑपरेशन होता है डिलीशन का। ठीक है, वो ऑपरेशन अपन तभी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे जब डाटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, डेटा का स्टोरेज प्रॉपरली हो। मैं दिखा देता हूँ आपको स्लाइड्स। ठीक है, इसमें हमने डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में देखा। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, हमें डेटा की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो कोई बता सकता है इसमें से क्यों अपने को आवश्यकता पड़ती है डेटा स्ट्रक्चर की, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया था। चिराग? हाँ हाँ, बिल बिल्कुल सही। देखिए, अपन जितनी भी अब जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल मैं तुम्हें ये दूं कि जैसे अपन किसी पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर सिटी में जब आप रहने जाते हो तो एक उसकी लोकेशन होती है, उसका एरिया होता है, एरिया का नाम दिया जाता है, फिर एरिया के अंदर सेक्टर होता है, फिर सेक्टर के अंदर आपका मान लीजिए एक कॉलोनी होता है। ठीक है, कॉलोनी में फिर फ्लैट्स हो सकते हैं, उसके नंबर्स होते हैं। तो अब जैसे मान लो एक, जैसे मैं कह दूं सपातर है, सपातर कोटा शहर में रहता है, कोटा शहर बहुत बड़ा है। अब कोटा शहर में सपातर को मुझे सर्च करना है। ठीक है, मुझे सर्च करके सर्च करने का काम है सपातर को। अगर अगर रैंडमली मैं सर्च करने जाऊं तो मुझे कितने लोगों के पास जा जाके पूछना पड़ेगा कि भाई ये सपातर है या नहीं। ठीक है, मुझे जितनी कोटा की पॉपुलेशन है उतने लोगों के साथ मुझे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर आपने सपातर को वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में एड्रेस असाइन किया हुआ है कि सपातर इस जगह पे है, तो आप बहुत इजीली पहुंच सकते हो। मान लीजिए सपातर कोटा शहर में महावीर नगर एक्सटेंशन में रहता है। अब महावीर नगर एक्सटेंशन में आप पहुंच गए, लेकिन वो भी काफी बड़ा है, तो वहां पे इसको और आप बोल सकते हो कि सिंप्लीफाई किया जाता है। महावीर नगर एक्सटेंशन में सेक्टर नंबर 3 में ये रहता है, सेक्टर नंबर 3 में ये इसका हाउस एड्रेस है। तो आपको क्या सर्च, 4 चीजें सिर्फ आपको सर्च करनी पड़ी। पहले कोटा शहर, दूसरा एरिया महावीर नगर एक्सटेंशन, तीसरा आपको उसका जो मतलब वो सेक्टर या वो जो एड्रेस है वो क्या है। ठीक है, फिर आप उस लोकेशन पे जब पहुंच जाते हो तो आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसी तरीके से जो सपातर है, एक स्टूडेंट है, वो क्या है, एक डेटा है, और उस तक अपने को पहुंचना है। तो इस तरीके से जो भी डेटा होता है, पर्टिकुलरली डेटा को जब अपन रखते हैं तो उसको इस ऑर्गेनाइजेशन वे में रखा जाए कि जो डेटा पर ऑपरेशंस अपन परफॉर्म करें वो बहुत इजीली परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत ये इसलिए पड़ती है ताकि एक तो अपना समय बच जाए और अपना एक स्पेस बच जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन को डेटा स्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ती है, ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अपन ने देखा। फिर अपन डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या स्टडी करते हैं। बेसिकली अपन लॉजिकल वे में देखो, ये जितना भी डेटा आपका होता है, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर नाउ। देखिए, अपन डेटा स्ट्रक्चर में स्टडी क्या करते हैं। देखो मेथड, अपन जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप बिल्डिंग की बात करते हो, किसी चीज को बनाने की बात करते हो, तो आप उसके ढांचे की बात करते हो। लेकिन कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर को मतलब उसको मैथमेटिकल फॉर्म में और लॉजिकल फॉर्म में उसको डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो वो अपन स्टडी करते हैं, किस तरीके की लैंग्वेजेस यूज होनी है वो अपन डेटा स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं। ठीक है, quantitative analysis of the structure, which includes determining the amount of memory needed to store the structure and at the time required to process the structure। देखो, ये जो तीसरा पॉइंट है इसका क्या मतलब है कि
एक तो अपन क्वांटिटेटिव स्टडी एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब कितनी क्वांटिटी लगने वाली है, मतलब जब आप डेटा स्ट्रक्चर तैयार करते हो, ठीक है, एक डेटा स्ट्रक्चर तैयार करते हो तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कितनी मेमोरी लगेगी, ठीक है, वो अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। और दूसरी जो अपन स्टडी करते हैं कि जब इस डेटा स्ट्रक्चर पे प्रोसेसिंग की जाएगी, ठीक है, मतलब इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रखे हुए डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे तब कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये स्टडी अपन इस डेटा स्ट्रक्चर में करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर दूं एडवांस में। देखो अपन जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, बहुत इंटर रिलेटेड है, क्योंकि एल्गोरिथम का जो मेन थीम है वो डेटा पर काम करने का है, ठीक है। एल्गोरिथम मतलब क्या है, एक रास्ता या एक तरीका है, ठीक है। एक रास्ता या एक तरीका मतलब एक आपको कोई काम दे दिया जाता है, उस काम को पूरा करने के का एक तरीका है। समझ में आ रही है सभी को बात? सब रेस्पॉन्ड कर सकते हो, ठीक है। तो अपन एल्गोरिथम में बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस में देखो रियल लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उनको अपन कंप्यूटर साइंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में अपन उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही गेम है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर में आपने अपने डेटा को मैथमेटिकल या लॉजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके और कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग कर सके। समझ में आ रही है बात? तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अब जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, है ना, क्लासिफिकेशन का शायद मैंने लास्ट सेशन में आपको बता दिया था, जब अपन क्लासिफाई करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से क्लासिफाई होता है, तो एक इसका होता है फर्स्ट फॉर्म सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। अब सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में आपके चार टाइप्स हैं, एक इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, कैरेक्टर है और पॉइंटर है, ठीक है। अब मुझे चिराग तुम बता सकते हो कि ये जो इंटीजर है और फ्लोट है, कैरेक्टर है, इनमें अंतर क्या है? बिल्कुल, मतलब अब देखो आपने डेटा को कैटेगराइज कर दिया है। एक डेटा आपका जैसे 5, 6 है ना, और आपका हो गया जैसे ये चिराग नाम का डेटा हो गया, ठीक है, एक ए नाम का हो गया, एक 5.67। ये जो डेटा आप देख रहे हो सभी डेटा है 5, 6 चिराग ए 5.6। अब ये जो डेटा है ना ये एक दूसरे से किस तरीके से भिन्न है? ये 5 एक इंटीजर टाइप का है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, 6 भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, और ये जो चिराग लिखा हुआ है ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स है ना। समझ में आ रही बात? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर आप इसको बोल सकते हो, आप इसको स्ट्रिंग बोल सकते हो। स्ट्रिंग का भी मतलब क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स है उसको स्टोर करने के लिए जो अपन डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। अब देखो ये 5 जो डेटा है, डेटा वैल्यू जो है, इसको कैसे अपन स्टोर करते हैं? अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट a इक्वल्स टू 5, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा केयर केयर a, ठीक है। अब इसमें ये जो दो स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं अलग अलग, इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका क्या 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 मतलब होगा कि a जो वेरिएबल है, ठीक है, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो सिर्फ इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा, और यहाँ पे ये a ऐसा वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप के वैल्यूज को होल्ड करेगा, ठीक है। देखिए अब अपन जो है ना जब प्रोग्रामिंग करते हैं सी प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में, जब अपन ये दो स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है, एक तो वेरिएबल a है, दूसरा वेरिएबल आपका क्या है, वो भी a ही हो रहा है। तो सेम नाम के दो वेरिएबल जिनके डेटा टाइप्स अलग अलग हैं वो वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे या तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बस एज ए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो वेरिएबल a है वो आपका वैल्यू होल्ड करेगा कितना, 5, और एक जो वेरिएबल है जिसको अपन ने नाम बदल के a से दिया है b, वो कौन सी वैल्यू होल्ड करेगा? कोई भी कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है, जो वो हो सकता है जैसे चिराग का नाम हो गया, अगर मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ इसको सेमीकोलन से पहले इक्वल्स टू लगा के चिराग, ये मैंने लिखा, तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो b वेरिएबल है
वो कैरेक्टर टाइप के वैल्यूज को होल्ड करता है, कैरेक्टर टाइप के डेटा को होल्ड करता है। तो चिराग क्या है, कैर टाइप का। समझ में आ रही है सभी को बात? राहुल रेस्पॉन्ड कर सकते हो, समझ में आ रही है बात? अच्छा, सपातर तुम्हें आ रही है बात समझ में? सपातर, सपातर है या नहीं है लाइन पे? हेलो, क्लियर हो रही है मेरी आवाज? साफ आ रही है, सुनाई दे रही है सभी को? चलो ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। हाँ, तो मैं अब, हाँ ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अब देखो, जैसे अपन डेटा स्ट्रक्चर को विभाजित कर रहे हैं ना, एक अपने पास सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होगा। अब ये जो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और जो पॉइंटर होते हैं, एक तो इसमें जो डेटा की भिन्नता है, एक डेटा 5 है जो इंटीजर टाइप का है, चिराग है जो कैरेक्टर टाइप का है, तो इनको स्टोर करने के लिए ये डेटा टाइप्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे इनकी भी सब कैटेगरी बनती है, जिसको अपन इंटीजर बोल रहे हैं, फ्लोट बोल रहे हैं, कैरेक्टर बोल रहे हैं। फ्लोट में यह है कि भाई इंटीजर के अलावा डेसिमल वैल्यूज को भी स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो जो अपन डेसिमल वैल्यू को स्टोर करेंगे वो कहाँ स्टोर होगी, जाके एक ऐसे वेरिएबल में जो फ्लोट टाइप का हो, जिसका डिक्लेरेशन फ्लोट का हो। तो उसको जैसे मैं लिखूं फ्लोट सी इक्वल्स टू 5.67, तो एक वेरिएबल ऐसा क्रिएट होगा मेमोरी के अंदर जिसको एक साइज मिलेगा, ठीक है। अब देखो मेमोरी के अंदर जब ये क्रिएट होता है ना वेरिएबल, मतलब ये सी नाम का एक वेरिएबल हुआ है, तो इसको एक एड्रेस असाइन किया जाता है, इसका एक एड्रेस होता है, साथ में इसकी साइज होती है कि ये कितनी साइज का डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकता है। तो फ्लोट की क्या साइज होती है, कोई बता सकता है? फ्लोट डेटा टाइप जो कितनी होती है? बिल्कुल 4 KB। तो 4 KB तक का जो भी डेटा है, मतलब अगर डेटा की जो साइज है 4 KB के अंदर अंदर है, तो उसको ये जो वेरिएबल है वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, इन सब की साइज अलग होती है। अलग टाइप के डेटा तो स्टोर करते ही, साथ में इनकी साइज अलग होती है। कैरेक्टर की साइज क्या होती है? कैरेक्टर, अगर जैसे यहाँ पे अपन ने बताया बी एक वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप है, जिसका टाइप कैरेक्टर है, तो ये जो डेटा स्टोर करेगा उसकी साइज क्या हो सकती है, कोई बताएगा? 1 KB, करेक्ट। तो 1 KB कैरेक्टर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करने के लिए साइज होती है। इसी तरीके से पॉइंटर जो है आपका यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ रही है बात? मतलब पॉइंटर की जो साइज है ना, आप किस तरीके का पॉइंटर यूज कर रहे हो, मतलब पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इस तरीके से होता है कि आपने जैसे इसका इंट स्टार ए, ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, कोई बताएगा? इंट स्टार से तो समझ में आता है कि ये पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और ए किस तरीके का है, ये इंटीजर टाइप का है। तो पॉइंट, जब अपन एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे, ठीक है, या इसको इस तरीके से कह लो, इसको इंट ए और यहाँ पे p इक्वल्स टू स्टार ए, इस तरीके से भी अपन डिनोट कर सकते हैं। तो p क्या है, एक पॉइंटर है जो किसको पॉइंट कर रहा है, a को, मतलब a के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। a जहां भी होगा, मान लो इसका एड्रेस 100 है और a के अंदर वैल्यू, अगर मान लो आप ये सेमीकोलन से पहले मैं लिख दूं, इसकी जगह अगर मैं लिख दूं इंट a इक्वल्स टू 50, तो ये बॉक्स के अंदर वैल्यू जाएगी 50, और ये 100 क्या है, ये एक्चुअल में एड्रेस है, a वेरिएबल का 100 एड्रेस है और 50 क्या है, वैल्यू ये होल्ड कर रहा है। और p क्या है, p एक पॉइंटर है जो इसको पॉइंट कर रहा है। किसको पॉइंट कर रहा है, एक्चुअल में p कौन सी वैल्यू होल्ड करेगा, p भी कुछ वैल्यू होल्ड करेगा। p क्या होल्ड करेगा, एड्रेस होल्ड करेगा। समझ में आ रही है सभी को बात? ठीक है। तो पॉइंटर बेसिकली पॉइंट करते हैं वेरिएबल्स को, और वेरिएबल्स को पॉइंट करते हैं, मतलब वेरिएबल्स के एड्रेस को पॉइंट करते हैं। तो एड्रेस एक्चुअल में किस साइज का होता है उस पर डिपेंड करता है कि पॉइंटर का साइज क्या होगा। ओके, तो अब अपन आगे देखते हैं कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है। कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है, योग। तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो मतलब योग होता है, एक दूसरे से आखिर में मिलके बना होता है। अब जैसे
इसमें एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी है, सब कैटेगरी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, दूसरी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की जब अपन बात करते हैं तो लीनियर का क्या मतलब होता है, लाइन में, लाइन के फॉर्म में डेटा अरेंज होता है, एक सीक्वेंशियल मैनर में डेटा को अरेंज किया जाता है, डेटा का स्ट्रक्चर बनता है। तो अपन एरे, लिंक लिस्ट और ये स्टैक, ठीक है, और ये क्यू, ये जो 4 डेटा स्ट्रक्चर हैं ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है। और बाकी के जो 3 डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री, ग्राफ और फाइल्स, ये किस में आते हैं, नॉन लीनियर में, ठीक है। अब अपन आगे देखेंगे कि कैसे होता है ये डेटा स्ट्रक्चर, कैसे दिखते हैं, ठीक है।